बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ला स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बोनाफाइड परचेजर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रांसफर बाय थर्ड पर्सन, जिसमें हमने ऑस्टेंसिबल ओनर भी पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम ऑस्टेंसिबल ओनर के साथ साथ बोनाफाइड परचेजर भी पढ़ेंगे और दो केसेस भी पढ़ेंगे जो अक्सर इनके साथ पूछे जाते हैं। राम कुमार वर्सेस मैक्यून 1872 एंड 2017 SCMR 81। तो ये इसकी आउटलाइन है। अब सेक्शन 41 ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। पहले तो ऑस्टेंसिबल ओनर होता क्या है? ऐसा पर्सन जो रियल ओनर की कंसेंट से प्रॉपर्टी को पोजेस करे तो उसको ऑस्टेंसिबल ओनर कहा जाता है। ऑस्टेंसिबल ओनर जिसके पास सारी ओनरशिप की इंडिकेशंस होती हैं, बिल्कुल ही ओनर की तरह लगता है, लेकिन वो रियल ओनर नहीं होता। सेक्शन 41 कहता है अगर ऑस्टेंसिबल ओनर इमूवेबल प्रॉपर्टी के रियल ओनर की कंसेंट से, उसकी रजामंदी से, वो कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, एम्प्लॉयड भी हो सकती है, प्रॉपर्टी को फॉर ए कंसिडरेशन ट्रांसफर करता है, तो ट्रांसफर सिर्फ इस ग्राउंड पे वॉइडेबल नहीं हो सकता कि जो ऑस्टेंसिबल ओनर है उसके पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता था। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं कि एक बंदा है जिसको इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके रियल ओनर ने दी हुई है कि आप इस प्रॉपर्टी को पजेस करो, तो वो बंदा होगा ऑस्टेंसिबल ओनर। तो अगर ऑस्टेंसिबल ओनर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, किसी को सेल कर देता है फॉर ए कंसिडरेशन, यानी उस प्रॉपर्टी की रकम लेके, तो ये जो ट्रांसफर है ये सिर्फ इस ग्राउंड पे वर्डेबल नहीं हो सकता। ये जो ऑस्टेंसिबल ओनर था वो ऑथराइज्ड नहीं था उसको ट्रांसफर करने के लिए, यानी रियल ओनर ये आके फिर नहीं कह सकता कि ये ऑस्टेंसिबल ओनर तो था लेकिन इसके पास अथॉरिटी नहीं थी इस प्रॉपर्टी को सेल करें। सिर्फ इस ग्राउंड पे ये जो ट्रांसफर है ये वर्डेबल नहीं हो सकता। सिंपली अगर कोई भी बंदा किसी को ऑस्टेंसिबल ओनर बनाता है अपनी मर्जी से, उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो उसको ट्रांसफर कर सकता है। तो ट्रांसफर सिर्फ सेल नहीं होती, मॉर्गेज भी हो सकती है, लीज भी हो सकती है, सेल भी हो सकती है। अब इसका प्रोवाइजो कहता है कि जो ट्रांसफरी है, जिसने प्रॉपर्टी बाय की है, उसने गुड फेथ में एक्ट किया हो और उसने इन्वेस्टिगेशन की हो ये पता लगाने के लिए कि जो मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है ये ऑस्टेंसिबल ओनर है और इसके पास ये पावर है कि वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये बायर की ड्यूटी होती है कि वो रीजनेबल केयर और इन्वेस्टिगेशन करे, ये पता लगाने के लिए जो ट्रांसफरर है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, क्या वो वाकई ऑस्टेंसिबल ओनर है, क्या उसको जो प्रॉपर्टी दी है रियल ओनर ने अपनी कंसेंट से दी है। अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं? फर्स्ट है कि जो ऑस्टेंसिबल ओनर है वो रियल ओनर की कंसेंट से उस प्रॉपर्टी को पजेस करे। सेकंड है कि उसने जो प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर की है यानी सेल की है वो कंसिडरेशन से हो, यानी उस प्रॉपर्टी की उसने रकम ली हो। थर्ड है कि जिसने प्रॉपर्टी बाय की है, जो ट्रांसफरी है, उसने गुड फेथ में एक्ट किया हो और रीजनेबल केयर और इन्वेस्टिगेशन की हो ये पता लगाने के लिए कि जो ट्रांसफर है वो वाकई ऑस्टेंसिबल ओनर है। अब फॉर एग्जांपल ए की प्रॉपर्टी है, उसने उस प्रॉपर्टी का ऑस्टेंसिबल ओनर बी को बनाया है। अब बी उस प्रॉपर्टी को सेल कर देता है सी को, तो ये जो ट्रांसफर होगा ये वैलिड होगा। आगे चल के जो ए है रियल ओनर वो उसको कैंसिल नहीं करवा सकता, सिर्फ इस ग्राउंड पे कि बी सिर्फ ऑस्टेंसिबल ओनर था, उसके पास ये पावर नहीं था कि वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करे। इसको डॉक्ट्राइन ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर या डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट भी कहा जाता है। अगर ये सेंटेंसेस इस्तेमाल करके सवाल पूछा जा रहा है फिर भी आप आंसर यही लिख सकते हो। अब है बोनाफाइड परचेजर। बोनाफाइड परचेजर कौन होता है? बोनाफाइड परचेजर एक ऐसा बंदा है जिसने ऑस्टेंसिबल ओनर से प्रॉपर्टी खरीदी हो और उस प्रॉपर्टी की रकम पे की हो। तो उस बोनाफाइड परचेजर ने रीजनेबल इन्वेस्टिगेशन भी की हो कि वाकई ये जो पर्सन मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है ये ऑस्टेंसिबल ओनर है। ऑस्टेंसिबल ओनर तो हमने समझा एक ऐसा बंदा जिसको उस प्रॉपर्टी के ओनर ने उसको प्रॉपर्टी दी हुई हो अपनी कंसेंट से, वो बंदा ऑस्टेंसिबल ओनर होता है। उसके पास प्रॉपर्टी है, वो उसका मालिक नहीं है, लेकिन उस प्रॉपर्टी के मालिक ने उसको दी हुई है पजेस करने के लिए या आगे सेल करने के लिए, तो वो होता है ऑस्टेंसिबल ओनर। बोनाफाइड परचेजर कौन होता है? बोनाफाइड परचेजर वो बंदा होता है ऑस्टेंसिबल ओनर से वो प्रॉपर्टी खरीदता है और उस प्रॉपर्टी की रकम पे करता है और रीजनेबल इन्वेस्टिगेशन भी करता है ये पता लगाने के लिए कि जिससे मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ वो वाकई ऑस्टेंसिबल ओनर है, उसको रियल ओनर ने प्रॉपर्टी दी हुई है और रियल ओनर ने ही इसको अपनी मर्जी से ऑस्टेंसिबल ओनर बनाया है। इसको समझने के लिए एक केस है 2017 SCMR 81, ये इसकी साइटेशन है। इस केस में क्या होता है कि एक बंदा होता है मोहम्मद सिद्दीक, प्रॉपर्टी का ओनर होता है, उसके 4 बेटे होते हैं, अहमद यार, मोहम्मद यार, गुलाम मोहम्मद एंड जीवन।
अब मोहम्मद सिद्दीक की डेथ के बाद जो रिन्यू अथॉरिटी होती है, वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह को रजिस्टर करती है, वो गलती से उस प्रॉपर्टी को दो लोगों के नाम कर देती है, अहमद यार और मोहम्मद यार। इन दोनों को उस प्रॉपर्टी का ओनर कर देती है और ऐसे ही रजिस्टर कर देती है कि इस प्रॉपर्टी के ये दो लोग हैं, अहमद यार एंड मोहम्मद यार। इसके जो दूसरे दो बेटे थे, गुलाम मोहम्मद और जीवन, उनका कोई भी नाम नहीं होता। मोहम्मद यार और अहमद यार इस चीज का फायदा उठाते हुए उस प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं बी को। तो उसके बाद उसके दो बेटे हैं, गुलाम मोहम्मद और जीवन, वो उस परचेजर यानी बी पे सूट फाइल करते हैं कि इसने उन दो पर्सन से ये प्रॉपर्टी कैसे खरीदी है, जो लोग इस सारी प्रॉपर्टी के ओनर्स ही नहीं हैं, सिर्फ आधी प्रॉपर्टी के ओनर्स हैं। तो परचेजर है वो ये क्लेम करता है कि मैं बोनाफाइड परचेजर हूँ, मैंने गुड फेथ में पे किया है और मैंने डॉक्यूमेंट्स को भी एग्जामाइन किया है, जो ओनर्स हैं वो मोहम्मद यार और अहमद यार हैं। तो कोर्ट का जो डिसीजन आता है, सबसे पहले तो कोर्ट बोनाफाइड परचेजर को इंटरप्रेट करती है कि बोनाफाइड परचेजर होता क्या है। कोर्ट बोनाफाइड परचेजर के एसेंशियल एलिमेंट्स बताती है। बोनाफाइड परचेजर वो होता है अगर उसने वो प्रॉपर्टी ऑस्टेंसिबल ओनर से खरीदी हो, जो ऑस्टेंसिबल ओनर हो वो उस प्रॉपर्टी के रियल ओनर की कंसेंट से ही ऑस्टेंसिबल ओनर हो, और जो परचेजर है उसने प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग रीजनेबल इन्वेस्टिगेशन की हो, प्रॉपर्टी वो खरीद रहा है जिससे मैं खरीद रहा हूँ, क्या वो वाकई ऑस्टेंसिबल ओनर है। फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट है कि परचेजर ने जो प्रॉपर्टी है वो फॉर ए कंसीडरेशन खरीदी हो, यानी उस प्रॉपर्टी की रकम पे करके उस प्रॉपर्टी को खरीदा हो। तो अगर ये चार एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल होते हैं फिर ही उस पर्सन को बोनाफाइड परचेजर माना जाएगा। कोर्ट ने कहा जिन लोगों ने प्रॉपर्टी सेल की है यानी मोहम्मद यार और अहमद यार, वो ऑस्टेंसिबल ओनर्स नहीं हैं, कि ऑस्टेंसिबल ओनर वो तब होते जब गुलाम मोहम्मद और जीवन ने उनको ये प्रॉपर्टी खुद दी हो अपनी मर्जी से, लेकिन यहाँ पर गुलाम मोहम्मद है और जीवन है, उनकी कंसेंट शामिल नहीं है। तो इसलिए मोहम्मद यार और अहमद यार ऑस्टेंसिबल ओनर्स नहीं हैं। जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है यानी जो बी है वो भी बोनाफाइड परचेजर नहीं है। बोनाफाइड परचेजर तब होता जब उसने ऑस्टेंसिबल ओनर से प्रॉपर्टी खरीदी हो, और वो जो ऑस्टेंसिबल ओनर हैं वो ऑस्टेंसिबल ओनर तब भी बनते हैं जब रियल ओनर्स की कंसेंट शामिल हो। अब कंक्लूजन के पर्सन को बोनाफाइड परचेजर तब माना जाएगा जब उसने वो प्रॉपर्टी ऑस्टेंसिबल ओनर से खरीदी हो और रीजनेबल इन्वेस्टिगेशन की हो, तो गुड फेथ में प्राइस पे की हो और उसको कोई भी इस बात का पता ना हो प्रॉपर्टी में डिफेक्ट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर डायरेक्ट किया बोर्ड ऑफ रिन्यू अथॉरिटी के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए कि उनकी गलती की वजह से जो प्लेंटिफ्स हैं यानी गुलाम मोहम्मद और जीवन, वो 31 साल तक इस केस में अटके रहे। दूसरा केस है राम कुमार वर्सेस मैक्वेन 1872। इस केस में क्या होता है कि एक बंदा है एलेक्जेंडर मैकडोनल्ड, वो प्रॉपर्टी खरीदता है अपनी वाइफ के नाम, उसकी वाइफ का नाम होता है बनू बीबी। प्रॉपर्टी खरीदता है और उस प्रॉपर्टी का ओनर बनू बीबी को बना देता है। एलेक्जेंडर मैकडोनल्ड और बनू बीबी ये मियाँ बीवी होते हैं और इनकी एक बेटी होती है मारिया। अब एलेक्जेंडर मैकडोनल्ड की डेथ के बाद जो बनू बीबी है वो इस प्रॉपर्टी को सेल कर देती है। ये सेल किसको करती है? रामधुनी कुंडू। रामधुनी कुंडू का बेटा होता है राम कुमार। तो रामधुनी कुंडू के मरने के बाद उस प्रॉपर्टी का ओनर बनता है। तो बनू बीबी इस प्रॉपर्टी को सेल कर देती है रामधुनी कुंडू। जो रामधुनी है वो इस प्रॉपर्टी पे एक घर बनवाता है। घर बनवाने के बाद इसको लीज पे दे देता है। अब लीज पे वो किसको देता है? एलेक्जेंडर मैकडोनल्ड और बनू बीबी की जो बेटी थी मारिया, उनको रेंट आउट कर देता है। अब मारिया की अब शादी भी हो चुकी थी तो उसका हस्बैंड था मैक्विन। मारिया और मैक्विन को वो प्रॉपर्टी लीज पे दे देता है। मारिया और मैक्विन जैसे ही इस प्रॉपर्टी में रहने लगते हैं तो वो दोनों क्लेम करते हैं कि वो प्रॉपर्टी उनकी है। मारिया कहती है कि ये प्रॉपर्टी मेरे फादर की है और जो मेरी मदर बनू बीबी ने इस प्रॉपर्टी को सेल किया था वो इसकी रियल ओनर नहीं थी। अब यहाँ तक रामधुनी कुंडू इस प्रॉपर्टी का ओनर भी मर चुका होता है, तो ये प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के जरिए राम कुमार की हो जाती है और राम कुमार ही इसका ओनर होता है। राम कुमार फिर भी काउंसिल में अपील करता है। अब कोर्ट की जजमेंट क्या आती है? कोर्ट राम कुमार के फेवर में रूल करती है, ये कहते हुए कि ये जो प्रॉपर्टी थी मैकडोनल्ड की, उसने अपनी मर्जी से बनू बीबी को इसका ओनर बनाया था, और जो रामधुनी कुंडू है राम कुमार का फादर, उसने ये प्रॉपर्टी बनू बीबी से खरीदी थी गुड फेथ में। उसको मैकडोनल्ड की ओनरशिप की कोई भी नॉलेज नहीं थी। इसलिए कोर्ट ने हेल्ड किया जो बनू बीबी है वो ऑस्टेंसिबल ओनर है
क्योंकि उसके पति एलेक्जेंडर मैकडोनल्ड ने अपनी मर्जी से उसको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी। और जो राम धूनी है, राम कुमार का फादर, वो बोनाफाइड परचेजर है क्योंकि उसने ऑस्टेंसिबल ओनर से वो प्रॉपर्टी खरीदी और गुड फेथ में एक्ट किया, उस प्रॉपर्टी की प्राइस पे की, तो इसलिए जो ट्रांसफर था वो वैलिड था। और इस वक्त इस प्रॉपर्टी का रियल ओनर राम कुमार है, राम धूनी का बेटा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। रिक्वेस्ट एक ही करूंगा कि एक छोटा सा कोई सा भी कमेंट लाजमी कर दो और ये वाली इंस्ट्रक्शंस भी जरूर फॉलो करो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगर आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। अगर आपको लाकर रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में एलएसपी लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएंगे जिससे आप अपना इजीली कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहां पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको।